कौल फ़खर दुरानी की वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस सारे मामले में जनरल फैज़ हमीद खुद ऑन बोर्ड थे। यानी उनकी मौजूदगी के साथ और उनको ऑन बोर्ड लेके सानहा 9 मई का ये वाक़या हुआ है। तो शाहमूद कुरैशी हैं और दूसरे आप बखूबी जानते हैं कि कौन शेरवानी पहनना चाहता है। उनकी तरफ से जनरल बाजवा को ख़त लिखे गए थे और उसमें इमरान खान के खिलाफ कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए थे। ज़िल्मे खलीलज़ाद ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सियालकोट गैरिजन में की गई तकरीर का हवाला दिया गया है कि सियालकोट गैरिजन में आर्मी चीफ की जानिब से जो तकरीर की गई उसमें इतनी गंदी जबान इस्तेमाल की गई, खासतौर पर रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज और उनके बच्चों के बारे में, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जेब नहीं देते। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो पावर ब्रोकर भी कहलाती है, जो पावर्स दैट बी कहते हैं, जिनको हम पावर सेंटर ऑफ द कंट्री या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंट्री कहते हैं, जिनके गिर्द मुल्क की सियासत और मुल्क की सियासतदान घूमते हैं, हमेशा से उनका तरीका वारदात क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले ज़िल्मे खलीलज़ाद ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सियालकोट गैरिजन में की गई तकरीर का हवाला दिया गया है कि सियालकोट गैरिजन में आर्मी चीफ की जानिब से जो तकरीर की गई उसमें इतनी गंदी जबान इस्तेमाल की गई, खासतौर पर रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज और उनके बच्चों के बारे में, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जेब नहीं देती। अब ज़िल्मे खलीलज़ाद ये बात क्यों कर रहे हैं, सियालकोट गैरिजन में क्या बातें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने की हैं और ज़िल्मे खलीलज़ाद को ये दर्द क्यों उठ रहा है, आज इस व्लॉग में ये कहानी आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो पावर ब्रोकर भी कहलाती है, जो पावर्स दैट बी कहते हैं, जिनको हम पावर सेंटर ऑफ द कंट्री या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंट्री कहते हैं, जिनके गिर्द मुल्क की सियासत और मुल्क की सियासतदान घूमते हैं, हमेशा से उनका तरीका वारदात क्या रहा है? उनका तरीका वारदात यही रहा है कि जब कोई सियासतदान अपने कद से बड़ी बात करने लगता है या अपने कद से निकल के या एड़ियाँ उठाकर बड़ा होने की कोशिश करता है, तो वो फौरी तौर पर उसका कला खमा कर देते हैं। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ की फ़ौजें मज़बूत होती हैं और वो ऐसा ही करती हैं। इब्तिदा करते हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी से। हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने क्या किया था? हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो कायद-ए-आज़म का एक जियाला था, जो मशरक़ी बंगाल के अंदर बंगाल में जो वज़ीर आला था, बंगाल को चाहता था कि अलहदा रियासत बनाई जाए। उसके बाद वो जिन्ना की अवामी लीग बनाता है, फिर वही अवामी लीग बनती है जिसको शेख मुजीबुर रहमान लीड करते हैं 1971 में। उसके बाद बांग्लादेश अमल में आता है और बांग्लादेश में आज भी शेख मुजीबुर रहमान की वो अवामी लीग, जिसकी बुनियाद असल में हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने रखी थी, वो रही है। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी कायद-ए-आज़म यानी बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ द नेशन से बहुत प्यार करते थे और जब वो वफ़ात पा गए तो उनकी फैमिली ने कहा कि इनको बानी पाकिस्तान के जो मज़ार है उसके अहाते में दफ़न किया जाए, लेकिन वहाँ पर उनको दफ़न होने की जगह नहीं दी गई। उसको गद्दार वतन बनाकर पेश किया गया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को 2 ऑप्शंस दिए गए थे। या तो वो मुल्क से फ़रार हो जाए, मुल्क से निकल जाए, या फिर वो फ़ौजी ट्रायल का सामना करे, फ़ौजी अदालतें जिसको लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए। यानी इब्तिदा होती है हुसैन शहीद सोहरवर्दी से। ऑप्शंस 2 दिए जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तरीका वारदात हमेशा सेम रहा है। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप मुल्क से निकल जाएँ या फिर आप लॉ ऑफ द लैंड का सामना करने के लिए तैयार हो जाएँ। हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने उस वक़्त लॉ ऑफ द लैंड का सामना भी किया। फौजी अदालतों में होने वाले ट्रायल का सामना भी किया, डट कर किया, एविडेंसेस भी रखे। अल्टीमेटली हुसैन शहीद सोहरवर्दी को मुल्क से बाहर जाना पड़ा और मुल्क से बाहर यानी बैरून मुल्क में एक होटल के कमरे में हुसैन शहीद सोहरवर्दी मुर्दा पाए गए। वहाँ पे जाके उनके साथ क्या हुआ ये आज तक एक मिस्ट्री है। उसके बाद लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, इवन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जलावतनी काटनी पड़ी। फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के ही बनाए हुए नामों को गिनवा रहा हूँ मैं आपको। नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ, जलावतन होना पड़ा। फिर नवाज़ शरीफ वापस आए, उसके बाद क्या हुआ, फिर इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा। आज इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, तरीका वही है। ऑप्शंस 2 ही हैं आपके पास, या आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ या फिर लॉ ऑफ द लैंड का सामना करने के लिए तैयार हो जाएँ। तो इसमें तो कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। अब इमरान खान के ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। उनके लोग उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। पतझड़ का मौसम है। इवन प्रेज़िडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेज़िडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सदर आरिफ अलवी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े क्लोज़ सर्कल्स के अंदर इमरान खान साहब के दस्ते-रास्त, उनकी तरफ से भी अब इमरान खान को मज़म्मती बयान जारी करने का कहा जा रहा है, माफ़ी माँगे। उनकी अपनी रविश भी बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है और वो हमेशा इमरान खान को मुफ़ाहमाना रविश इख्तियार करने का कहते रहे हैं, फायर फाइटिंग का कहते रहे हैं, मामलात को डिफ्यूज़ करने का कहते रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने।
तो इमरान खान के साथ अब आगे क्या होगा, उसके लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है। जो कुछ उन लोगों के साथ हुआ जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, इमरान खान के साथ भी कुछ मुख्तलिफ होने नहीं जा रहा है। और लोगों को पता है कि इमरान खान के ऑप्शंस बड़े महदूद हैं, इसलिए इस कश्ती में सवार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की। फ़ौज को उर्फ़ आम में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, तो फ़ौज क्या कर रही है? फ़ौज ये कर रही है कि फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया है कि फ़ितना इमरानी को अब हमने बिल्कुल कुचल देना है, यानी इस सर कुचला जाएगा। ऑपरेशन रद्दुल इमरान जारी रखा जाएगा, तब तक जारी रखा जाएगा जब तक इमरान खान को मजबूर ना कर दिया जाए कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ले। एटलीस्ट 25 ईयर प्लान मैंने आपके सामने रखा था कि 25 साल तक सियासत से दूर हो जाए या फिर वो खुद वतन छोड़कर चले जाए। बहुत सारी ऐसी बातें भी आ रही हैं कि इमरान खान ने कुछ लोगों से ये कहा है कि ठीक है, वो तौबा ताइब हो जाएंगे, वतन छोड़ के चले जाएंगे, उनको मुल्क से बाहर जाने का रास्ता या एनआरओ दिया जाए। खैर, इस हवाले से जो कयास आराइयाँ हैं वो बहुत सारी जारी हैं, लेकिन मैं आपको रविश और तरीका वारदात बता रहा हूँ कि मजबूर इतना कर दिया जाए कि आप वतन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। और माजी में भी ऐसा ही हुआ है। जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनके लिए सेफ एग्जिट या एनआरओ क्या होता है कि ठीक है, आप वतन से दूर चले जाएं, दूर जाइए, सियासत से दूर हो जाए, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगे हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर पहले तो अमरीकी आशीर्वाद के साथ होता रहा है सब कुछ। अमरीकी आशीर्वाद, जैसे अमरीका मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इन्वेड करता है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनको हाईजैक कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको समझ लीजिए कि पहले बनाती हैं, खड़ी करती हैं और उसके बाद उन्हीं का सर कुचल देती हैं। अब बढ़ते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद के उस ट्वीट की तरफ। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इमरान खान ने लॉबिंग तो बड़ी स्ट्रॉन्ग की है, अमरीका की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। असल में अब की बार मुख्तलिफ ये है कि पहले अमरीका बिल्कुल इस सारे प्लान का हिस्सा रहा है। अमरीका, आपको याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जिला वतनी थी उनकी, तो उस वक्त बिल क्लिंटन ने बड़ा किरदार अदा किया था और बिल क्लिंटन ने दोस्त ममालिक को आमादा भी किया था, सऊदी अरब को खास तौर पे, कि नवाज शरीफ को रेस्क्यू किया जाए। और फिर उसमें कतर का क्या रोल था, ये सारा कुछ हम सब हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन अब की बार अमरीका बिल्कुल साइलेंस इख्तियार किए हुआ है और अमरीका इस सारे मामले को कैपिटलाइज करने की कोशिश भी कर रहा है। वो इसलिए कि इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, जो स्ट्रेटेजिक फ्रंट है, उसने अपनी अलाइनमेंट को चेंज किया हुआ है। वो रशिया और रूस की तरफ देख रहा है। ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करते हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, यूएई पाकिस्तान के साथ खड़ा है। खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो इसी वजह से अब हालात पहले से इस हद तक मुख्तलिफ है कि अमरीका का जो वोट है वो दूसरे पलड़े में है। इसी तरह जो खलीलजाद हैं, कल आपको हमने बताया था कि जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने खत सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन को लिखा है और उसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान में इंटरवीन किया जाए क्योंकि हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। ज़ल्मे खलीलजाद अपने इस ट्वीट में कहते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने सियालकोट गैरिजन का जब दौरा किया है तो वहाँ पर फौजी अफसरान के साथ जिस लहजे में खिताब किया है वो लहजा कुछ अच्छा नहीं था। गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ऐसी ज़बान में बात करना ज़ेब नहीं देता और मुझे वहाँ पर मौजूद सोर्सेज ने ये बताया है, कुछ अफसरान ने ये बताया। अब ज़ल्मे खलीलजाद के सोर्सेज वहाँ कौन से बैठे हुए हैं और ज़ल्मे खलीलजाद का इतना इंटरेस्ट आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्यों है या पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में पे क्यों है और फिर वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से इस्तीफे का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। वह ज़ल्मे खलीलजाद का इस्तेमाल, जिसको अब अमेरिका जो है वो कबूल नहीं कर रहा है या अमेरिका उससे डिस्टेंस कर रहा है, वो ज़ल्मे खलीलजाद ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये बड़ी अचंभे की बात है। और क्या इसके ऊपर स्टेट को रिएक्शन देना चाहिए या ज़ल्मे खलीलजाद को खामोश कराना चाहिए। इस वक्त बिल्कुल जो इमरान खान सोच रहे हैं वही ज़ल्मे खलीलजाद सोच रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद और इमरान खान एक ही सिक्के के दो रुख है, तो ये कहना शायद बेजा नहीं होगा। इमरान खान ने भी उस वक्त मुतालबा किया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुस्ताफ़ी होना चाहिए या मैं आऊँगा तो मैं इनको डी नोटिफाई करूँगा, ऐसी ऐसी को बातें की। और ज़ल्मे खलीलजाद भी बयान ही उसी थॉट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो इमरान खान सोचता है। यानी इमरान खान की भी कोशिश ये है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल में डिवाइड की जाए। इसी तरह अमेरिका की या वो जो हैंडलर्स हैं उनकी भी कोशिश ये है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल के अंदर दरारें पैदा की जाए। हमारी इत्तलात के मुताबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कैटेगोरिकली सियालकोट गैरिजन में ये कह दिया था कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें जो जो मुलव्विस होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिविलियन है या फ़ौजी है, कार्रवाई होगी। ये रेस्ट अश्योर कि ये बात उन्होंने की है और कहा है कि बिल्कुल मेरिट के ऊपर काम करेंगे। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि जियो न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने आज एक स्टोरी पब्लिश की है जंग में, और उस स्टोरी के अंदर फैसल वोडा के एक इंटरव्यू का हवाला भी दिया गया है, जिस इंटरव्यू में फैसल वोडा साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर किस तरह से काम करती है,
कि दो जो साबिक वफाकी वज़रा हैं उनको टास्क दिया जाता है। असद उमर का नाम मेंशन किया, शाह महमूद कुरैशी का। वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं अरसलान को और अरसलान उसको सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपोगेट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वही जो दो साबिक वफाकी वज़रा हैं, एक तो शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरे आप बखूबी जानते हैं कि कौन शेरवानी पहनना चाहता है। उनकी तरफ से जनरल बाजवा को ख़त लिखे गए थे और उसमें इमरान खान के खिलाफ कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद जब कैबिनेट के अंदर ऐसी बातें हुई और कहते हैं कि मैंने कैबिनेट में ये इशू टेकअप किया कि ये लोग ये कर रहे हैं, फिर वो खतूत मंगवाए गए। उन खतूत के ऊपर क्योंकि दस्तखत मौजूद नहीं थे, इसलिए जान खलासी हो गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक ख़ास आदमी जिसका नाम ले रहे हैं और ख़ास आदमी वो कहते हैं कि सानह 9 मई के वाक़ये के अंदर बिल्कुल ऑन बोर्ड था, लूप में था। उस ख़ास आदमी की सहूलतकारी के साथ 9 मई का सानहा हुआ है। जब जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद से ये पूछा गया तो नजफ़ हमीद ने कहा कि वो तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने भाई से यानी फैज़ हमीद साहब से पूछ के इसका जवाब दे सकते हैं। ज़राए ने जब कंफर्म किया बकौल फ़खर दुरानी की वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस सारे मामले में जनरल फैज़ हमीद खुद ऑन बोर्ड थे। यानी उनकी मौजूदगी के साथ और उनको ऑन बोर्ड लेके सानहा 9 मई का ये वाक़या हुआ है। ये बहुत बड़ी ख़बर है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जनरल फैज़ हमीद इस सारे मामले का एक मरकज़ी किरदार थे, ऑन बोर्ड थे। और उस वक़्त जब आर्मी चीफ़ ये कह रहे हैं, वो सियालकोट गैरिज़न में खड़े होके ये कह रहे हैं कि बेशक वो साबिक फ़ौजी अफ़सरान हों, उनकी फ़ैमिलीज़ हों, उनके बच्चे हों या सिविलियंस हों, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर इमरान खान को इसलिए दर्द उठ रही है कि फैज़ हमीद का नाम क्यों आ रहा है, या उनके हामी जो फ़ौजी अफ़सरान हैं, रिटायर्ड हैं, उनके बच्चे या उनकी बेगमात है, उनका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने ये ठान ली है कि वो मेरिट के ऊपर काम करेंगे और बिल्कुल लेवल प्लेइंग होगी। यानी किसी को कोई सेफ एग्ज़िट नहीं दिया जाएगा, किसी पे कोई ख़ास हाथ नहीं रखा जाएगा, बल्कि सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। पंजाब काबीना का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़, क्योंकि ज़मान पाक का इलाका आज वहाँ फिर गैर मामूली मूवमेंट देखने को आ रही है और कहा यह जा रहा था कि कमिश्नर लाहौर को भेजा जाएगा और मीडिया उनके साथ होगा। वो इमरान खान को आमादा करेंगे कि वो ज़मान पाक घर की तलाशी सर्च जो है ऑपरेशन की इजाज़त दें और 400 पुलिस एहलकार अंदर जाएंगे और वो सर्च ऑपरेशन करेंगे और दहशतगर्दों को ढूंढ निकालना असल में टारगेट है। तो आज उस हवाले से भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कैबिनेट के अंदर जो है जो बातें हुई हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक जज के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया गया है और कहा यह जा रहा है कि वो जज जो सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है, सहूलतकारी कर रहा है, अब उसके खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा। अब आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट को आजकल दामाद हाई कोर्ट भी कहा जाता है और वो किस वजह से कहा जाता है? दामाद कौन है? अली अफजल शाही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। और अली अफजल शाही का ताल्लुक किससे है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर भट्टी के साथ है। अब जज के खिलाफ रेफरेंस लाना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी पैरेलल, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविलियंस के खिलाफ या फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बल्कि उन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई इनिशिएट हो चुकी है और ये डिसीजन हैज़ बीन टेकन नाउ कि वो जजेस जो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं और कहीं से लाइन ले रहे हैं, कहीं से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, अब उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो फाइनल राउंड चल रहा है, अब इसमें ज़्यादा देर और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाए ना कि चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। मैं खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए, तो ये चिराग बारी बारी बुझ रहे हैं और आखिर में एक ही चिराग बचेगा। और इमरान खान ने अपनी कल तकरीर के अंदर भी कहा कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो डटा रहूँगा। वो कितनी देर तक डट के खड़े रह सकते हैं? आज से पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स और टॉल क्लेम्स तो हमने उनके देखे, लेकिन अब उनके लिए मज़ीद देर तक डटा रहना मुश्किल नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। और अल्टीमेटली वो भी उन 2 ऑप्शंस में से जिनका ज़िक्र मैंने पहले किया, बाहर चले जाना या फिर यहाँ पे रह के मुकदमात को भुगतना फ़ौजी अदालतों के अंदर, यानी लॉ ऑफ द लैंड का सामना करना। इन 2 ऑप्शंस में से एक ही को चुनेंगे और दिखाई यही देता है कि कदरे आसान ऑप्शन यही है कि मुल्क से बाहर चले जाएँ, क्योंकि उनके बच्चे भी बाहर हैं और उनकी साबिक़ा अहलिया भी बाहर है और बहुत सारे इंटरेस्ट उनके बाहर वालों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।